एग्ज़ाम में किस तरह से हमें लिखना है, यानी कि जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा माइंड ने नॉलेज सेव किया है, उसको वहाँ पे कॉपी में लिखना कैसे है। और इसके अभाव में बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। कई बार बच्चों को लिखते लिखते समय कम पड़ जाता है और कई बार तो कॉपी भी कम पड़ जाती है और रिज़ल्ट ये होता है कि बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आ पाते हैं या फिर मार्किंग बहुत हल्की होती है, नंबर बहुत ही लेस आते हैं, सेटिस्फाई नहीं होता है, बच्चे को रिवेल करानी पड़ती है और रिवेल में उसके एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं और कई बार तो सप्लीमेंट्री तक देखी गई है, पेपर ड्यू भी देखे गए हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल रूबरू हूँ आपसे एक एग्ज़ाम में कॉपी में किस तरह से लिखा जाए कि बच्चे के अच्छे नंबर आ जाए। इस पे अगर हम ध्यान दें तो 30% तक मार्क्स हैं वो बच्चों के अच्छे हो सकते हैं, यानी कि 30% तक का आपको प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ, पिछले 20 साल से मैं इसी फील्ड में हूँ, जिन बच्चों को नॉलेज बहुत है बट उनके एग्ज़ाम में नंबर इतने अच्छे नहीं आते। और कुछ ऐसे बच्चों को आप भी जानते हैं जिनको नॉलेज इतना परफेक्टली नहीं है जितने परफेक्टली उनके परसेंटेज आ रहे हैं। क्या साइंस है और लोग ऐसा क्या करते हैं कि पढ़ाई थोड़ी कम ज़्यादा हो फिर भी नंबर हमेशा अच्छे आते हैं, नंबर हमेशा अच्छे लाते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। इस प्रॉब्लम के रीज़न हैं, वैसे तो हर व्यक्ति के अपने अपने रीज़न हैं, बट स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट होने के नाते इसके जो रीज़न है उनमें से सबसे पहला रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है, जिसको बोलते हैं परसेप्शन और माइंडसेट। यानी कि एग्ज़ाम शब्द है, यानी कि एक एग्ज़ाम इवेंट है, इस एग्ज़ाम के बारे में हमारा परसेप्शन क्या है, माइंडसेट क्या है। यानी कि अगर ये कि एग्ज़ाम तो बहुत ख़राब है, ये माइंडसेट है क्या, या एग्ज़ाम बहुत अच्छा है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ कि एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन मुश्किल ही आने हैं, ये माइंडसेट हो गया है। या फिर एक है कि एग्ज़ाम में मुश्किल भी आ सकते हैं और इजी भी आ सकते हैं। एक दूसरा माइंडसेट ये है, एक माइंडसेट ये होता है कि एग्ज़ाम है तो बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके थोड़ा सा मिलेगा, ये एक माइंडसेट है। दूसरा माइंडसेट है कि एग्ज़ाम है, मेहनत तो स्वाभाविक है और ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा मिले, हमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल सकता है। ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये बहुत बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं, बच्चों के एग्ज़ाम फोबिया तक देखे गए हैं। मैंने बड़े बड़े बच्चों को देखा है जो इंजीनियरिंग कर चुके होते हैं, इवन कई केस तो मेडिकल के भी देखे हैं। वो करने के बाद भी बच्चा एग्ज़ाम का फॉर्म भरता है, तैयारी करता है और जैसे ही एग्ज़ाम के 2 दिन या 3 दिन पहले वो कुछ इस तरह की डिजाइनिंग होती है कि वो बच्चा कोशिश करता है कि मैं पेपर देने नहीं जाऊं, और वो नहीं भी जाते हैं, वो नहीं भी जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम के प्रति हमारा जो परसेप्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यानी कि ये समझो कि 70% भागीदारी इस परसेप्शन की है। और दूसरी बात ये हुई कि हमारी अप टू मार्क, यानी कि जिस लेवल का हम रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चाहे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जिस लेवल का हम रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस लेवल तक की हमारी तैयारी है या नहीं है। क्योंकि मैं रिटन एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, तो रिटन एग्ज़ाम में ऐसा देखा गया है कि बहुत कम बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में जाने से पहले एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, 11th और 12th के बच्चों को प्रैक्टिस स्कूल में करवा दी जाती है, मगर कॉलेज के केस में बहुत कम देखा गया है कि जहाँ पे रिटन में लिखवाया जाए बच्चों को कि भाई ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखो। हाँ, अच्छे से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो सब ठीक है, बट बच्चा अपने आप से आंसर बहुत कम लिखता है। आंसर बच्चा एक 6 महीने का सेमेस्टर माने या साल भर माने, वो सीधा जाके एग्ज़ाम में कॉपी लेके वो लिखने बैठता है। यानी कि उस बच्चे के पास प्रैक्टिस की कमी हो जाती है, उस बच्चे के पास प्रैक्टिस की कमी हो जाती है। तो डियर फ्रेंड, ये 2 रीज़न सबसे बड़े माने जाते हैं, या 2 रीज़न हैं। आपका कोई और रीज़न भी हो सकता है, मैं इनकार नहीं कर रहा, बट 70 to 90% के केस में ये 2 रीज़न देखे गए हैं।
एक तो हमारा परसेप्शन और माइंडसेट है और दूसरा हमारा उस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस है। यानी कि रिटन एग्ज़ाम है तो हमें रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिटन में ऑब्जेक्टिव है तो हमें ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी होगी हमारे पास, डेस्क्रिप्टिव है तो हमारे पास डेस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस होगी। क्या हमें करना चाहिए एज ए स्टूडेंट, क्या हमें करना चाहिए, और वो जो प्योरली साइंटिफिक हो, जो प्योरली साइंटिफिक हो, उसमें से मैं 3 हेडिंग में बात करूँगा। पहला काम हमें क्या करना है, जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो हम जहाँ से हमारी पहली जो लाइन है, यानी कि ये कहें कि हमारा जो पहला पैराग्राफ है, जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ के हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और वो हैं, वहाँ पर आपका जो पहला पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। या इन जनरल कि तो आपका जो आंसर का जो इंट्रोडक्शन जो है वो हमेशा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, यानी कि वो ऐसा होना चाहिए कि जो एग्जामिनर के लिए रिलेवेंट हो। ऐसा नहीं कि हम बहुत ही ऐसा लिख देते हैं जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है वहाँ पे। हमें एग्जामिनर को ऐसे लगता है कि ये यूजी का स्टूडेंट है, ये बात तो एक 6ठी 7वीं का बच्चा भी जानता है। इस तरह से हमारा यानी कि इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, नॉलेज को हमें प्रेजेंट इस तरह से करना है कि एग्जामिनर को वो क्वेश्चन का आंसर समझ में आए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पता ही नहीं चलता कि बच्चा लिख क्या रहा है, यानी कि बच्चा किसके बारे में लिख रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये रखें कि आपके आंसर को हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल रखें, शॉर्ट में रखें और सिंपल रखें। साथ के साथ जो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड हैं या इम्पोर्टेंट रिएक्शन हैं या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं या कुछ आपके डेटा हैं, उसको आप हाईलाइट कर दें या फिर अंडरलाइन कर दें। अगर आपने डायग्राम बना के अगर आंसर दिया है तो एग्जामिनर उसको राइट मान लेते हैं। आपने अगर कोई डेटा बताए हैं, आपने कोई हिस्टोग्राम दिया है, यानी कि आपने कोई ऐसी भी चीज़ यूज़ करी है, इस तरह से आपने प्रेजेंट किया जिसमें आंसर इंक्लूड हो गया है, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। और तीसरी बात क्या होती है, आप जो आंसर लिख रहे हैं वो वही हो जो उस क्वेश्चन में पूछा गया है। कई बार देखते हैं कि इस तरह के इररिलेवेंट आंसर भी मिल जाते हैं, और जैसे ही आपने इधर उधर की चीज़ें लिखी और आपके मार्क्स हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जो अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारे मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आ सकते हैं। सावधानियाँ क्या क्या रखें? सबसे पहली सावधानी ये रखें कि आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है, आप उसका जो पहला जो पेज है, यानी कि उसका ऊपर आधा हिस्सा जो है उसको अच्छे से पढ़ लें, यानी कि इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रीड कर लें। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हो तो ज़रूर फॉलो करिएगा। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि इंस्ट्रक्शन फॉलो, क्योंकि इंस्ट्रक्शन का मतलब ये समझो कि वहाँ पे कुछ छूट दी होती है कि इस सेगमेंट में इतने ही करने हैं, इसमें इतने ही करने हैं, इसमें इतने ही करने हैं, तो आपका बड़ा फ़ायदा मिल जाता है। पहला ध्यान रखें। दूसरे नंबर पे ये ध्यान रखें कि जब आप कॉपी में आंसर लिखना शुरू करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो हैं वो मोटे मोटे अक्षरों में लिख दें। आप एकदम एग्जामिनर को कहीं से भी कंफ्यूज ना होना पड़े, सोचना ना पड़े अच्छा ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है या 4 नंबर का। क्लियर कट मेंशन कर दें, और में है या अथवा में, जो भी आपका क्वेश्चन का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आंसर नंबर या क्वेश्चन नंबर ज़रूर रखें और मेंटेन करके रखें, साफ़ सुथरा लिखें। तीसरी बात कि आपके एग्ज़ाम में कई बार या मोस्टली अलग अलग वर्ड लिमिट के आंसर होते हैं, जैसे वेरी शॉर्ट हो गए, शॉर्ट आंसर या एज ए टाइप आंसर, ये अलग अलग होते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि आप जो क्वेश्चन लिख रहे हो, यानी कि जो आंसर लिख रहे हो वो वेरी शॉर्ट का है तो आपको बिल्कुल शॉर्ट में ही देना है। अगर आपका वो लेंदी है तो आपको लेंदी देना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, छोटा सा आंसर होता है आधे नंबर का, उसमें वो पूरा 1 पेज भरते हैं और उनका पूरा समय उधर ही चला जाता है। क्वेश्चन अगर
आधे नंबर का है तो आप कितना भी बढ़िया लिख दें आपको आधे में से आधा ही मिलेगा। क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आप कितना ही बढ़िया लिख दें 2 में से 2 ही मिलेंगे, 2 में से 20 नहीं मिलने वाले हैं। और उसके वजह में जो 20 नंबर का या 10 नंबर क्वेश्चन है वहाँ का टाइम आप इधर ख़राब बच्चे कर दिया करते हैं कई बार। अगले पॉइंट में ध्यान रखना है कि जो कॉपी आपको दी गई है, जो कॉपी आपको दी गई है ना, वो कॉपी बहुत सोच समझ के दी गई है। आपकी यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े अनुभवी जो लोग हैं इस पे काम करने, उनने बहुत सोच समझ के कॉपी दी। तो याद रखिएगा कि कॉपी अगर कम पड़ रही है तो कहीं ना कहीं हमारा लिखने का पैटर्न गड़बड़ है, हमें उसको चेक करने की ज़रूरत है। कॉपी कम नहीं होती। बच्चा एकदम घबरा सा जाता है और मैंने देखा है कि पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं कि सर बच्चा इस बार यूनिवर्सिटी का पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, आप मदद करो। डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी बात है कि आपके सामने जो प्रॉब्लम जो आती है, क्योंकि आप नए हैं तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी के पैटर्न की प्रॉब्लम है कि भाई कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से, ये आपकी बात वाजिब है। तो पैटर्न के लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो पिछले सालों के पेपर आप उठा के देखेंगे, गूगल पे मिल जाते हैं, सब जगह मिल जाते हैं, तो उन पेपर्स को एक बार आप पढ़ लें, 2-3 साल पेपर पढ़ लें, वहाँ से आपके सारे डाउट हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एक चीज़ और जो एस्पेक्ट आता है हैंड राइटिंग का, यानी कि लिखें कैसे, हैंड राइटिंग, और एक आता है मीडियम का जो मैंने पहले भी बात की। तो हैंड राइटिंग क्या चीज़ होती है कि आपकी राइटिंग अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है आपकी है, बट हमारी कितनी भी अच्छी राइटिंग हो, हम एकदम जल्दबाजी में उलझा के भी लिख सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं कि अगले को समझ ही नहीं आएगा। और कितनी भी ख़राब राइटिंग हो, हम स्पेस दे के साइज़ बढ़ा करके इतना अच्छे से लिख सकते हैं कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। आपको क्या रखना है कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। ये हो गया हैंड राइटिंग की बात। दूसरी बात हुई मीडियम की। तो जो मीडियम में क्या ध्यान रखना है कि आप अगर हिंदी मीडियम से थे और इंग्लिश मीडियम में आप अभी लिख रहे हैं तो लिखने का काम कम से कम रखें, डायग्राम्स का यूज़ करें, लाइन डायग्राम का लें, चार्ट्स बनाएं, टेबल्स बनाएं, ये सब आप करें तो आपको मीडियम की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी यहाँ पर मिल जाता है। फिर अगला ध्यान क्या रखें कि सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करें और सेंटेंस को छोटा बनाएं। अगर आप हिंदी मीडियम से आए हैं और इंग्लिश मीडियम में भी आपने शिफ्ट किया है तो सेंटेंस को छोटा रखें और सिंपल रखें। डोंट राइट एवरीथिंग यू नो, यानी कि जो कुछ आपके दिमाग में है वो सारा नहीं लिखना है, वहाँ वो सबका सब नहीं लिख देना, आपको सिर्फ उतना ही लिखना है जितना क्वेश्चन में पूछा गया है, जितना क्वेश्चन में पूछा गया है। और एक और चीज़ कि जब ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं वहाँ पे 5 में से 3 करने हैं इस तरह से, तो आप क्वेश्चंस का जो चुनाव जो करें आप कि भाई 5 में से 3 तो कौन से 3 करने हैं, ये आप बिल्कुल शांति से सोच के करें। 30 सेकंड रुक जाएं। यहाँ मैं एक NLP टेक्निक शेयर कर रहा हूँ, आप ये करना कि 30 सेकंड तक आप रुक जाना। जैसे पेपर लिया 30 सेकंड, बहुत ज़्यादा नहीं होते, 30 सेकंड रुक के और आराम से तसल्ली के साथ ये सोचें कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में बिल्कुल भी ना करें क्योंकि गलत हो जाता है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गुजारिश की लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पसंद नहीं आया हो तो आप डिसलाइक कर दें। और आपका इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं किसी भी माध्यम से आपको आंसर देने की पूरी ऑनेस्टली कोशिश करूंगा और आई एम श्योर कि आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।